लॉस हो गया तो कि कुछ गया ही नहीं। सर फास्ट अगर जा रहा है, अगर अगर सिग्नल जा रहा है तो हमें क्या चाहिए? आपके पास, आप ब्रॉडबैंड क्यों लगवाते हो मुझे? मोबाइल डेटा से काम क्यों नहीं चलता? ज्यादा से ज्यादा सर में फास्ट फ्रीक्वेंसी। सर फास्ट इंटरनेट चाहिए होता है। स्पीड, स्पीड, यस सर। बैंडविड्थ है ना, स्पीड और बैंडविड्थ, ठीक है। और एक वायर से ना, जैसे अभी दो तीन चीजें बता देता हूँ, तुम्हारी क्यूरियोसिटी जगेगी, फिर हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं पता यार, देखो हमारे पास ना फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं। तुमने मेले में अब कहीं ऐसे टॉय देखा होगा जिसके नीचे लाइट जला देते थे और ऊपर से बहुत सारी ऐसे, वो क्या बोलते हैं यार, यस सर, स्टार। हाँ स्टार्स बनते हैं ना, जैसे बहुत सारी ट्रांसपेरेंट सी ऐसे वो यस सर, यस सर। प्लास्टिक के तार से होते हैं, नीचे एक लाइट जलती है और फिर उनके उनके एंड्स जलते हैं, ऊपर ऐसा ट्री लगता है जैसे जल रहा होगा ना। तो उसमें क्या है, वो फाइबर ऑप्टिक ही है, वो जो वो लाइन है ना उसकी, वो प्लास्टिक की लाइन है, तो फाइबर ऑप्टिक ही है। अब उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, जैसे बच्चों एक बार देख सर ले। कौन सा मेले में? अरे वही बोल रहा हूँ ना, एक टॉय जैसा होता है, क्या क्या लिखूं बच्चों, एक बार मेरे को बताओ यार, जैसे उसको क्या लिखेंगे तो। स्टार फ्लावर। सर TIR का क्या था? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अभी बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। फाइबर ऑप्टिक्स फ्लावर। डेकोरेशन आइटम, ये लिख देते हैं, इससे आ जाएगा, है ना, इससे आ जाना चाहिए। देखो ये वाला देखा है तुमने? ये पहले मेरे यस घर में था सर। सर, शो पीस के लिए होता है। हाँ, इसमें इसमें देखो नीचे एक लाइट जल रही है, बस लाइट नीचे जल रही है, और उसके ऊपर देखो कितना अच्छा सा वो आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है आपका, कि इस ये जो आपके है ना, ये पतले पतले तार जो है, दे आर फाइबर ऑप्टिक्स, क्योंकि इनके अंदर से लाइट जाएगी और फिर ब्लिंक कर लास्ट तक ट्रांसमिट हो जाएगी। यहाँ पे आप देखो कि इनके जो एंड्स हैं, बिल्कुल जो ये तार जा रहे हैं ना, प्लास्टिक के या फाइबर के हैं, इनके बिल्कुल एंड्स हैं वो ज्यादा ब्राइटर हैं, तो क्या बोलेंगे कि लाइट यस सर। थ्रू पास कर रही है और फिर एंड पे जाके बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ये ही कंसेप्ट होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। और बाकी आपको फाइबर ऑप्टिक्स जो होता है, जैसे ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स। सर तो ये जो लाइट है जो जा रही है, जा कैसे पाती है? अभी दिखाएंगे, पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ोगे ना, तब मजा आएगा। देखो ऐसे जाती है बच्चे, ये वाला डायग्राम तुम देखो, ये ये जो आपको बैंड दिख रहा है ना, एक ऐसे ट्यूब जैसा यस दिख रहा सर। है, ये क्या है? फाइबर ऑप्टिक्स है। फाइबर मतलब कि ट्रांसपेरेंट ही है, ठीक है। रेयरर से आपने आपने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया ना, जब आप रेयरर से डेंसर में जाते हो, रेयरर से डेंसर में जाते हो तो कुछ बेंड करती है ना लाइट आपकी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। व्हेन यू गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर, जैसे अभी आप बोलो कि यहाँ से एक रेड कलर का सिग्नल स्टार्ट हुआ और वो गया रेयरर, डेंसर टू रेयरर, तो डेंसर टू रेयरर जाएगा तो क्या होगा बच्चे? नॉर्मल से अवे बैंड करेगा, है ना, सरफेस का नॉर्मल है, उससे दूर की तरफ बैंड करेगा, तो दूर बैंड करेगा तो कब एक ऐसा एंगल आएगा कि जिसके बाद ये बाहर ही नहीं जा पाएगी लाइट, ये लाइट इतनी बैंड हो जाएगी अंदर की तरफ कि ये बाहर ही नहीं जा पा रही। तो उससे उसको क्या बोलेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन हो गया, सारा का सारा हो गया और अंदर की तरफ ही हो गया, है ना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बाहर कोई भी लाइट नहीं गई, अंदर ही अंदर एक ऐसे टकराते हुए एंड पे पहुंच जाएगी जहां आपको लाइट पहुंचानी है, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक्स का देखो बेनिफिट क्या है, जो बच्चे पूछ रहे थे कि तो मल्टीपल वेवलेंथ की आप लाइट भेज सकते हो विदाउट इंटरफियरिंग विद ईच अदर, सिग्नल लॉस नहीं होगा, सिग्नल डिटियोरेट नहीं होगा। रेड कलर की लाइट भेजी तो उसका एक सिग्नल है, लास्ट में रेड के लिए सेंसर लगा दो, मिल गया सिग्नल आपको। ब्लू की भेजी तो ब्लू वाली रेड से कोई वो नहीं कर रही। दूसरा क्या फायदा होता है, जैसे वायर में क्या है बच्चे, वायर में रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा, तो वायर में आपका पावर लॉस ज्यादा होगा। इसमें क्या है, इसमें इतना लॉसेस नहीं होता, इसमें आपका लाइट की स्पीड से जाएगा, एक तो सिग्नल फास्टर सिग्नल, मोर बैंडविड्थ ड्यू टू बैंडविड्थ ज्यादा होगी, जैसे आपको 10 Mbps 100 Mbps 1 गीगाबिट पर सेकंड कैसे पॉसिबल हो पाया? आप मल्टीपल वेवलेंथ की लाइटें भेज दो एक साथ, तो बहुत सारा आपको बैंडविड्थ मिल गया। दूसरा फास्टर ट्रांसमिशन, तीसरा पावर लॉसेस कम, और चौथा ये केबल्स डिटियोरेट नहीं होती विद टाइम, लेस डिटियोरेशन, कोरोजन नहीं होता। आपकी वायर से भेजोगे तो कोरोजन होगा, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। ये तो आपका पॉलीमर मटेरियल है, तो ये ज्यादा रेजिस्टेंट है, मतलब ओवर द टाइम ये ज्यादा सस्टेन करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो अभी टोटल इंटरनल सस्ती भी पड़ती है? क्या 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 बच्चे? सही सस्ती भी पड़ती है क्या? सस्ती भी पड़ती है ना। कॉपर खरीदोगे तो महंगा आएगा, है ना।
और ज्यादा हाई क्वालिटी का कंडक्टिंग मटेरियल खरीदोगे तो महंगा आएगा। बट ये क्या है, प्लास्टिक जैसा मटेरियल है, इसको आप नॉर्मली एक्सट्रूड करके बना लेते हो, ऐसे बाहर खींचो, कोई पॉलीमर मटेरियल का है, बन गया फाइबर ऑप्टिक्स, उसके बाहर को सील्डिंग लगा दो, रेडी है। ठीक है, तो ये है इसमें। और एनवायरनमेंट से बाहर से इसमें कुछ सिग्नल का इंटरफेरेंस भी नहीं आता, क्योंकि लाइट है, लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कोई रोल आएगा नहीं, है ना। सिग्नल इंटरफेरेंस क्या होता है भाई, अगर मान लो आपने देखा हो फोन पे बात कर रहे हो, जैसे ऐसे फोन पे बात कर रहे हो तुम लोग, और फिर कभी आपने ऐसा देखा होगा कि साइड में कोई स्पीकर रखा है क्या, तो फोन उसके पास जाता है तो उसमें ऐसे आवाजें आने लगती है ना, टुट 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 टुट, ऐसे लगता है जैसे सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा हो। तो ये तो दैट इज इंटरफेरेंस। तो अगर आपका किसी कंडक्टिंग मटेरियल से जा रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, मूविंग चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो बाहर के इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से भी इंटरफेयर होगा ना, तो आपका सिग्नल जो है वो खराब हो जाएगा। लेकिन लाइट अगर जा रही है तो लाइट को कोई मतलब नहीं है, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, ना किसी कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ना मैग्नेटिक से, बिंदास जाएगी, कोई टेंशन नहीं। तो बहुत सारी फाइबर ऑप्टिक केबल्स को 100-200 केबल को एक ही शील्डिंग में पैक कर दो, ट्रांसमिट करो डेटा। अगर 100-200 वायर आपको करनी पड़े तो आपको उसके बाहर केज लगाना पड़ेगा, फेराडेज केज, एक बाहर केज लगाना पड़ेगा, फिर दूसरी को शील्ड, तीसरी को शील्ड करना पड़ेगा। कभी तुमने अपनी केबल अगर तोड़ी होगी, जैसे ये होती है ना केबल, इंटरनेट की केबल होती है जो RJ45 बोलते हैं ना, लैन केबल, कभी किसी ने लैन केबल कैट 6 कैट 5 अब कैटेगरी, जैसे अगर आपने बहुत हाई क्वालिटी केबल अगर कभी तोड़ी होगी, या चार्जर की केबल टूट गई, तो तुमने देखा होगा कि केबल के बाहर थोड़ा सा एल्यूमिनियम फॉइल जैसा भी लगा रहता है, एक केबल दूसरा केबल तीसरा, तो वो क्या है, वो हाँ, वो आपने शील्डिंग कर रखी है। क्यों? क्योंकि एक केबल से जाने वाला डेटा दूसरे केबल को इंटरफेयर ना करे। लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स में ऐसा ही नहीं, आपको बस एक एंगल डिसाइड करना है, उस एंगल पे आपने लाइट प्रोजेक्ट कर दी, तो बस लाइट बाहर नहीं जानी चाहिए, बाहर नहीं जाएगी तो किसी से इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये बहुत सारे बेनिफिट है, इन्हीं का फायदा होगा। अभी देखो, अब कंसेप्ट पे आ जाते हैं, फिर बात करेंगे TIR की, तब आपको और थोड़ा बता दूंगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन आप सबने पढ़ लिया। रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चे? व्हेन द लाइट passes from optically denser to optically rarer, या ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में अगर जाएगी, रेयरर से डेंसर जाएगी या डेंसर से रेयरर जाएगी, तो क्या होगा, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट बदल जाएगी, है ना। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब होता है कि उसमें लाइट ट्रेवल थोड़ा स्लो करेगी कंपैरेटिवली, है ना। ऑप्टिकली रेयरर क्या होगा, उसमें लाइट फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी, ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी। जैसे कि फास्टेस्ट जो अपन बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट किस में होती है? इन वैक्यूम, परफेक्ट वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है। क्या वैल्यू है बच्चे? 3 × 10⁻⁸ ये 3 × 10⁸ मीटर पर, म्यूट करो बच्चे, हाँ। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट है किसमें? परफेक्ट वैक्यूम में, या फिर हम बोल सकते हैं किसमें? एयर में, है ना। एयर का भी अपन उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वो सब सिमिलर टू परफेक्ट वैक्यूम मान लेते हैं, तो बोल देते कि द स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू और सिमिलर टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन एयर। अब कोई डेंसर मीडियम होगा, डेंसर मीडियम क्या? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जैसे कि वाटर हो गया, जैसे कि ग्लास हो गया, है ना। तो उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट इस स्पीड से कम होगी, 3 × 10⁸ से कम स्पीड से ट्रेवल करेगी। ड्यू टू दैट चेंज इन स्पीड क्या होता है, देयर इज ए फिनोमेना कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन, कि लाइट आपकी बेंड करती है ना, बेंड करेगी डिपेंडिंग अपॉन कि रेयर से डेंसर जा रही है, डेंसर से रेयर, लेकिन बेंडिंग होगी लाइट में। लाइट विल चेंज इट्स पाथ एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम्स। जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा, अभी मैम ने बताया था आपको कि ग्लास है, ठीक है। अब मान लो लाइट आई यार, ऐसे आई, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर ये ग्लास नहीं होता तो लाइट को कैसे जाना था? सीधा सीधा चली जाती विदाउट एनी बेंडिंग, है ना। लेकिन क्या ऑब्जर्व करा जाएगा कि दिस लाइट विल बेंड, ऐसा थोड़ा बेंडिंग आपको नजर आएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। जो नॉर्मल है, अभी ये एंगल थोड़ा सा वो बन गया, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा कम बना दिया था, एक समझ नहीं आया, थोड़ा ज्यादा बना देते। ऐसे लाइट आ रही थी, इसको सीधा सीधा जाना था, तो क्या करेगी यार, जो सरफेस नॉर्मल है ना, उसकी तरफ थोड़ा सा बेंड कर जाएगी, ऐसे बेंडिंग हो जाएगी, तो इट विल चेंज इट्स पाथ। तो ये जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है कहाँ पे ऑब्जर्व हुआ? बिल्कुल यहाँ पे, जहां पर मीडियम का इंटरफेस था। ऊपर आपका रेयरर मीडियम है ना, रेयरर, और नीचे वाला डेंसर।
रेयर जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो डेंसर, जिसकी डेंसिटी कम वो रेयरर या लेस डेंसर, ठीक है। तो एयर से आया ग्लास में, एयर ऑप्टिकली रेयरर था और ग्लास था ऑप्टिकली डेंसर। तो आपको क्या हुआ कि जब रेयरर से डेंसर मीडियम में आएगी तो द लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ऑफ द सरफेस। तो सरफेस है जो इंटरफेस है उसके ऊपर आपने नॉर्मल बनाया, ग्लास का सरफेस ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, इसके ऊपर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया और लाइट किधर बेंड करेगी, जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाओगे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो रेड कलर की लाइन की तरफ मुड़ गई थोड़ा सा, है ना। और जो ये एंगल बनेगा बीच में इसको हम बोल देते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, कि भाई इसको जाना था येलो कलर के डॉटेड पाथ पे बट ये थोड़ा सा मुड़ गई तो क्या हुआ, थोड़ा सा डेविएशन होगा, एंड दिस डेल्टा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। और मुड़ी किस तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस की तरफ मुड़ गई व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। और डेंसर टू रेयरर जाओगे तो इसका ठीक उल्टा होगा, फिर ये नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर। तो अगर आप ऐसे मान लो, ओके सर। ऐसे मान लो, देखो अभी तो मूव कर रहे थे इधर से इधर, लेकिन इसका उल्टा वाला पाथ भी बिल्कुल सही होगा। मान लो नीचे से ऊपर जा रही होती ना, नीचे से ऊपर, तो फिर इसको किधर जाना रहता, इसको फिर जाना रहता इस रास्ते में, लेकिन फिर इसने क्या किया, ये बैंड हो गई थोड़ा सा इधर, तो ये एंगल भी डेल्टा आएगा, ठीक है। यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करेगी। तो ये चीजें आपको पता है, ठीक है। फिर एक चीज डिफाइन होती है, अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। जैसे कोई मीडियम है, मान लो वाटर है, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कंपैरेटिवली कम होगी कि ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कंपैरेटिवली कम होगी कि ज्यादा होगी, सर कम होगी। कम होगी। एयर या वैक्यूम, होगी। एयर या वैक्यूम के कंपेयर, सब बच्चे बोलो यार, है ना, थोड़ा धीरे धीरे बोलो समझ जाओगे। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वाटर में वैक्यूम के कंपैरिजन में कम होगी, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हम डिफाइन करते हैं, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, उसको डिफाइन करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा ऊपर आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमेशा ऊपर आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हमेशा नीचे आएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम है वैक्यूम में। तो अब किसी में भी जाओगे, किसी मीडियम में, तो उस मैक्सिमम वैल्यू से तो कम ही होगी, तो न्यूमरेटर हमेशा बड़ा रहेगा, डिनोमिनेटर हमेशा छोटा रहेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी। 1 केवल ये वैक्यूम या एयर के लिए कहलाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। इसके अलावा जितने भी मीडियम होंगे, ग्लास, पैराफिन ऑयल, वैक्स और ऑयल्स, है ना, वाटर, इस तरीके सभी चीजों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ा होगा। चलिए कुछ गिवन वैल्यूज की बात करें तो हमें पता है एयर, वैक्यूम का तो 1 होता है, एयर का अप्रोक्सीमेटली 1, ग्लास का 1.5, वाटर का 4/3। ये वैल्यूज है ना आमतौर पर क्वेश्चन में दी होती है, आपको याद नहीं करनी, बट आपको ये देखना है कि जैसे जैसे देखो डेंसिटी बढ़ती जा रही है तो वैसे वैसे आपका जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चलो अब स्पीड के कंपैरिजन, स्पीड के हिसाब से बात करें, देखो एक चीज होती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन कंपैरिजन टू एयर, या ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन कंपैरिजन टू वाटर। जैसे ये कब काम आएगा आपका, देखो मान लो पानी भरा हुआ है, ठीक है, या ये नीचे ग्लास स्लैब है, इसके ऊपर पानी भरा हुआ है, तो अब दोनों मीडियम इंटरेक्टिंग सरफेस हो गया ये वाला, इधर डेंसर मीडियम आपका ग्लास हो गया और रेयरर मीडियम वाटर हो गया, है ना। ग्लास हुआ कि वाटर, हाँ, डेंसर मीडियम ग्लास हो गया क्योंकि 1.5 है और रेयरर है वाटर। तो आपका क्या होगा यहाँ पे, इस अगर मान लो लाइट जाती है डेंसर से रेयरर तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, तो यहाँ पर जो टी जो हो रहा है आपका रिफ्रैक्शन का फिनोमिना, तो उस केस में आपको ना रेशियो यूज करना पड़ता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ऐसे अपन यूज करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कि 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन रिस्पेक्टिव टू 1, तो N2 बाय N1, यहाँ पे N2 और N1 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं, कुछ अलग नहीं है, आप नॉर्मल सा फॉर्मूला है, यूज करेंगे समझ आएगा, टेंशन नहीं लेना इसका। तो C बाय V2 यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 1। इसको सॉल्व करते हो तो आपका आता है V1 बाय V2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है
N2/N1 अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होते हैं, हमें पता भी था ये बात। तो V1/V2 ऐसे आ जाएगा। तो अगर आपको रिलेशन निकालना हो कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया और वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, कैसे निकल जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो N2/N1 विल बी इक्वल्स टू V1/V2। चलिए इसके बाद एक लाइट जो है इंसिडेंस, ये आपने ग्लास स्लैब है अपना, ठीक है। अब ग्लास स्लैब के ऊपर अगर लाइट 0 डिग्री पर इंसिडेंट है तो क्या होगा, क्या आपका रिफ्रैक्शन का फिनोमेना ऑब्जर्व होगा वहां पे? नो सर। नहीं होगा। रिफ्रैक्शन का फिनोमेना फॉर द एंगल ग्रेटर देन 0 ही ऑब्जर्व होता है, फॉर द एंगल ग्रेटर देन 0 ही ऑब्जर्व होता है। 0 पे क्या होगा कि आपकी लाइट सीधी आएगी और फिर जो आपका जो इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम्स है, जैसे ऊपर एयर है और नीचे कांच है, ऊपर एयर और नीचे ग्लास, तो ये आपका जो इंटरफेस हो गया, इस इंटरफेस को क्रॉस करेगी, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, बट देयर विल बी ऑब्जर्वेबल चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगी। कौन से मीडियम में स्लो रहेगी, एयर में कि ग्लास में? ग्लास में। ग्लास में, है ना। मान लो एयर में अगर V1 वेलोसिटी थी और यहाँ पर V2 हो गए, तो आप बोलोगे कि V1 इज ग्रेटर देन V2, बट नॉर्मल इंसिडेंस के लिए यानी 0 डिग्री एंगल पे अगर लाइट आ रही है तो उसमें कोई भी आपका डेविएशन नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब फॉर एनी एंगल आई, फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये मैंने आपको अभी बताया था। देखो ऊपर एयर है, नीचे ग्लास स्लैब है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमेशा जो एंगल होते हैं वो कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्मल टू नॉर्मल से। ना, सरफेस नॉर्मल से हमेशा एंगल्स मेजर होंगे। तो आपने सरफेस नॉर्मल बनाया भाई, ये सरफेस था, इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम, इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ किया, ये आपका नॉर्मल आ गया, इससे आप एंगल मेजर कर रहे हो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, आर। देखो रेयरर से डेंसर मीडियम में गई है लाइट, रेयरर से डेंसर, तो किधर बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो इसको जाना था, इसका इनिशियल पाथ क्या था बच्चे, इस लाइट का इनिशियल पाथ अगर बेंड नहीं करती तो इधर जाती ऐसे, लेकिन ये इसने क्या किया, नॉर्मल की तरफ ये थोड़ा सा बेंड हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल किधर है आपका, ये रहा ना नॉर्मल, ये रेड कलर की लाइन नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। कब हुई है, जब रेयरर से डेंसर में गई है, ठीक है। तो इसी फिनोमिना को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, डेल्टा। दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, कि भाई आपका इसका जो इनिशियल पाथ था और इसका फाइनल पाथ, डेविएटेड पाथ, उनके बीच में एंगल क्या है, डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू क्या आती है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंस का एंगल माइनस रिफ्रैक्शन का एंगल। क्यों, क्योंकि देखो ये एंगल आई है, वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर ये पूरा काउंट किया जाता तो ये भी आई होता, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल काउंट किया जाता तो ये वाला एंगल भी आपका आई होता, बट इस आई में से आपको आर माइनस कर देना है तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला लिख लो रिफ्रैक्शन के लिए, डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर। डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर। ठीक है बच्चे, अब आगे देखते हैं। नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये सभी के सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे, है ना। अगर आप इसका 2D प्रोजेक्शन देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, देखो प्लेन ऑफ इंसिडेंस और या प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन इसको बोलते हैं। यहाँ पर अगर आप इसका 2D ऐसे टर्न करके देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि नॉर्मल जो है, नॉर्मल टू द सरफेस, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे, they all line in the same plane, ये सभी एक ही प्लेन में रहेंगे। यानी आप सामने से देख रहे हो तो आप ये क्या कर रहे हो, आप एक 2D प्रोजेक्शन में काम कर रहे हो। यानी 3D में हो रहा था ना, ग्लास स्लैब तो 3D है, तो एक रे की बात करो तो आप एक पर्टिकुलर प्लेन की बात कर रहे हो, तो एक सेम प्लेन है, दैट प्लेन इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ इंसिडेंस या प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलो अब यहाँ तक तो आ गया बहुत बच्चों वाला काम, एक थोड़ा और बच्चों वाला काम और कर लेते हैं। यहाँ पे इसको ध्यान से पढ़ना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ये आपने पढ़ा था स्नेल्स लॉ? यस सर, स्नेल्स लॉ पढ़ा दिया स्कूल में सर। यस मैम ने नहीं पढ़ाया था अभी स्नेल्स लॉ? पढ़ा दिया मैम ने, पढ़ा दिया सर। ठीक है। पढ़ाया था सर, पढ़ाया तो था। इसको फटाफट पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या क्या करता है यार, देखो इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन हो, तो ये हमें रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकता है। जैसे
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या होगा, डेंसर मीडियम मतलब जिधर रिफ्रैक्शन हो रहा है उस मीडियम में, और डिवाइडेड बाय n1, डेंसर बाय रेयरर। तो जिधर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उधर जो है उसका जो है ऊपर आएगा n2 और इधर n1, या फिर अदर टर्म्स में इसको सिंपल टर्म्स में लिखते हैं अपन लोग कि ऊपर आपका n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था और साइन आई था, ये नीचे गया तो n2 इंटू साइन आर हो गया। तो ये जो आपका है स्नेल्स लॉ, ये क्या बोलेगा कि n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। तो जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है वो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, जिसमें इंसिडेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। यार थोड़ा डिले आ रहा है ना स्क्रीन शेयर में, सर मेरी स्क्रीन भी चली गई। रुक जाओ, थोड़ा डिले आ रहा है इसका। जैसा यस सर। इसको करते हैं यार एक बार, क्योंकि आई बिलीव कि थोड़ा लेट हो रहा है तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। सर आ गई विजिबल स्क्रीन। कोई नहीं, एक बार मैं थोड़ा करेक्ट करता हूँ यार इसको। अभी मैंने स्क्रीन शेयर रोका है, टेंशन मत लेना। ओके सर। तो स्नेल्स लॉ आपको क्या बता रहा है, स्नेल्स लॉ आपको बताता है बच्चे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन। हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्रैक्शन को कोरिलेट करता है। तो वही हमें उससे ओके सर। जाता आई है और आर। n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। n2 साइन आर। तो ये फॉर्मूला आप लिख लो, ठीक है। इसके बेसिस पे आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे। सर सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। अभी अभी कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर। थोड़ा वाईफाई का इशू है शायद, या टैब गर्म हो रहा है यार, ये तो इशू है यार इसमें। सर फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज करने पर क्यों नहीं डिपेंड करती, मतलब फ्रीक्वेंसी अलग अलग? फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है खाली, जैसे फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी होती है, आपने साउंड वेव भी पढ़ा था 11th में, उसमें किस पे डिपेंड करता था फ्रीक्वेंसी, कोई भी वेव है, जैसे आपने वेव ऑन स्ट्रिंग्स पढ़ा होगा, आपने साउंड वेव पढ़ा होगा, कोई भी डिस्टरबेंस है ना, कोई भी डिस्टरबेंस है उसमें फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, जो सोर्स उसको जनरेट कर रहा है, राइट, जो सोर्स उसको जनरेट कर रहा है उसी पर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स नॉट द मीडियम। तो मीडियम बदलने से फ्रीक्वेंसी इसलिए चेंज नहीं होती क्योंकि सोर्स पर डिपेंड करती है बच्चों। ओके सर। समझ गए? जैसे इसका थोड़ा एग्जांपल बताता हूँ, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो है ना, या फिर ऐसे इमेजिन करो आपके मम्मी पापा की आवाज होगी, तो यू कैन आइडेंटिफाई दैट वॉइस ना, आप कोई पीछे से बोल रहा है तो आप बता पाओगे ना कि पापा बोल रहे हैं कि मम्मी बोल रही है, बता पाओगी? यस सर। ठीक है। अब उनके मुंह से निकली हुई आवाज पहले एयर से ट्रांसमिट हुई और आपके कानों पे आई, ठीक है, एक तरीका ये था। अब सोचो पापा दूसरे कमरे में है, ठीक है, और दरवाजा बंद है, अब वो आपको अंदर से बुलाते हैं कि बेटा इधर आओ, तो क्या फिर भी आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि पापा ही बोल रहे हैं? यस सर। अब पहले आवाज डायरेक्टली हवा में आ गई थी, अब पापा ने आवाज लगाई तो दरवाजे के मटेरियल से यानी वुड के थ्रू क्रॉस करके आई, आवाज आई कि नहीं आई, या दीवार के? यस सर। तो क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए? तो अगर मान लो मीडियम के थ्रू अगर जाते टाइम फ्रीक्वेंसी चेंज होती उस वेव की या उस डिस्टरबेंस की, तो आपको क्या आवाज बदली हुई नजर आती? पैनी पैनी आवाज होती, जैसे जनरली यस क्या सर। फीमेल्स की वॉइस जो होती है वो हाई पिच पे होती है, हाई पिच मतलब हाई फ्रीक्वेंसी Yes, पे होती है ना, पैनी आवाज जो होती है, और मेल की आवाज थोड़ी दबी हुई होती है, दैट इज ऑन लोअर फ्रीक्वेंसी, है ना। तो आपको पता चलेगा कि पापा अंदर से बोल रहे हैं और अगर दरवाजा बंद है तो आवाज मम्मी जैसी आ रही है, ऐसा थोड़ी होता है ना, दबी हुई आवाज नहीं आती। नो सर। So that frequency, that voice, that disturbance depends upon the source, जो कि in case of हमारी आवाज के केस में क्या होता है, हमारे vocal cords है ना, तो हमारी जो voice है उसकी frequency depends only upon the frequency of the source which is generating the frequency। तो similarly light में भी यही होगा कि light की जो frequency है that only depends upon the source which is generating these light। ओके सर। कोई भी डिस्टरबेंस, बीट एनी डिस्टरबेंस, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द सोर्स, ठीक है। चलिए, तो आप फॉर्मूला लिख लो स्नेल्स लॉ का, इसको अभी यूज करेंगे 2-4 बार तो समझ आ जाएगा कि इट रिलेट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द साइन ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए, तो ये तो मैं बताता आपने बता दिया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्यों होती है सर। चलिए ठीक है बेटा, ये आपको बता ही दिया था कि नॉर्मल इंसिडेंस के केस में
स्नेल्स लॉ फेल हो जाएगा एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन दोनों बराबर हो गए 0 डिग्री, तो क्या Zero, refraction yes. बराबर होना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है, मीडियम बदलेगा वेलोसिटी बदल जाएगी, बट इट डज नॉट कोरिलेट। अच्छा, इसमें दो चीजें और भी हैं। हम लोग देख रहे हैं, देखो n2/n1 को हम क्या लिख सकते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसी का हमने लिखा था कि n2/n1 क्या है, v1/v2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। और इसी को हम लिख सकते हैं λ1/λ2। क्यों लिखा बच्चे? देखो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, आपको पता है ना। स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये फॉर्मूला पता है? Yes, sir. Yes, sir. नहीं पता तो समझ लो। एक वेवलेंथ कितनी होती है? देखो कोई डिस्टरबेंस है, उसकी एक वेवलेंथ कितनी है? जब एक वेव पूरी होगी, इसकी लेंथ को बोलते हैं वेवलेंथ, है ना। अब एक सेकंड में मान लो 50 वेव कर रही है, तो 50 वेव ट्रेवल कर रही है, तो क्या बोलेंगे? 50 वाले को गिन लो, उतना ट्रेवल कर गई, वही वेलोसिटी है एक सेकंड में, है ना। 50 वेव एक जगह से 50 वेव गुजर गई एक सेकंड में, तो वो वेलोसिटी ऑफ वेव है ना। तो वही है Yes, sir. वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो अब फ्रीक्वेंसी आपकी डिपेंड करती नहीं है मीडियम पे, तो क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी को? हम लिख सकते हैं ना यार, फ्रीक्वेंसी इंटू λ1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू λ1, और फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर थी, तो क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। तो क्या बचेगा? वी कैन राइट इट एज v1/v2 एज λ1/λ2। यहाँ पे λ1 है वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन मीडियम नंबर 1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2। ठीक है, इस तरीके से भी हम इनको रिलेशंस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन करो बेटा, ये वाला क्वेश्चन है, आसान सवाल है, पढ़ो एक बार। फाइंड द एंगल थीटा मेड बाय द लाइट रे व्हेन इट गेट्स रिफ्रैक्टेड फ्रॉम वाटर टू एयर। वाटर से एयर में जा रही है, ठीक है, तो वाटर से एयर में जाएगी, तो किधर रिफ्रैक्शन होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल की टुवर्ड्स द नॉर्मल? Away from the normal. वाटर से एयर में जा रही है, तो वाटर डेंसर था, एयर रेयर थी, तो डेंसर टू रेयर जाएगा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो? देखो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर भी दे रखा है। एयर ना भी दिया हो तो क्या लेनी है वैल्यू? अगर क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ना दी, वैल्यू क्या लोगे? 1 लेंगे, ठीक है। यहाँ दोनों दे रखी है आपको। एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है, क्या आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही निकालना है? देखो ये एंगल कौन सा होता है, इसी को तो बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। Yes, sir. Yes, sir. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे अब आप? Snell's law. स्नेल्स लॉ यूज करोगे। लगाओ स्नेल्स लॉ और आंसर बताओ फटाफट से। 53 डिग्री। कितना आ रहा है? 53 डिग्री आ रहा है। 4/5 आएगा शायद, है ना, 3 से 3 कट जाएगा, हाँ 53 आएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 53 आएगा। तो अपन क्या यूज करेंगे भाई? अपन यूज करेंगे कि n1 इंटू साइन ऑफ r इज इक्वल टू n2 इंटू साइन ऑफ i। तो देखो जिधर कहीं है ना, अब क्या, या फिर n1 n2 हटाओ, छोड़ो, जिस मीडियम की बात कर रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इंटू साइन आई, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन ऑफ आर। जिस मीडियम में जो एंगल है उधर का वो लिखना है, ठीक है। अब वैल्यू डाल दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, साइन आई क्या होगा? साइन इनवर्स 3/4, सॉरी 3/5 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन आर। आपको आर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से क्या पता चलेगा यार? यहाँ से आपको पता चलेगा 4/3 इंटू 3/5 इज इक्वल टू साइन आर। देखो 1 से था तो 1 को कोई इज्जत नहीं देंगे, हम उड़ा देंगे। 3/3 कट गया, तो साइन आर इज इक्वल टू 4/5। अब कोई बच्चा यहाँ अटक जाएगा यार, ऐसे आर का पता नहीं होगा। इसके बाद कौन सी चमत्कारी चीज का इस्तेमाल करना है? मैजिक ट्राइंगल का, है ना। मैजिक ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक साइड 4 होगी, एक साइड 3 होगी, और हाइपोटेन्यूज 5 होगा। 3 के सामने वाला एंगल कितना होता है? 37 डिग्री, और 4 के सामने वाला एंगल कितना होता है? 53 डिग्री, ये 90 होता है। तो यहाँ से आप साइन इनवर्स 4/5 निकालना है, तो आपको पता है ना कि साइन 53 डिग्री 4/5 होगा यहाँ पे, Yes. ठीक है। तो साइन इनवर्स 4/5 क्या होगा? 53 डिग्री। तो इसको यहाँ से अगर आप लिखोगे तो r इज इक्वल टू साइन इनवर्स
4/5 और इसी को लिख देंगे अपन 53 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा कितना आ गया 53 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? अभी देखो मैजिक ट्रायंगल से बता दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? 37 डिग्री 7 डिग्री। ठीक है, और एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया फिर? डेल्टा 53 माइनस 37 53 माइनस 37। तो आपका ये आ जाएगा, कितना आएगा? 3 और 13 16 डिग्री है ना, 16 डिग्री का डेविएशन होगा। तो ये आपका बेसिक सा स्नेल्स लॉ का बेसिक सा एप्लीकेशन है। पता चला आपको कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 37 था, डेंसर से रेयरर गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, तो वो एंगल 37 से बढ़कर 53 हो गया, यानी कि डेविएट हो गया बाय एन एंगल ऑफ 16 डिग्री। ठीक है जी, चलो ये आपको समझ आया ये वाला जो बताया बच्चों? यस सर। यस सर। तो जिनको आ जाए बोल दिया करो कि आ गया सर। यस सर आप ठीक है, ये क्वेश्चन करो, आंसर नहीं दिखाऊंगा आपको। Find the speed of light in medium A if speed of light in medium B is c/3, where c is speed of light in vacuum and light refracts from medium A to medium B, making 45 degree and 60 degree respectively with the normal. तो लाइट रिफ्लेक्ट कहाँ से कर रही है? ए से बी की तरफ रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अपन ना ऐसे सरफेस बना लेते हैं, नीचे वाले को ए बोल देते हैं, ऊपर वाले को मीडियम बी बोल देते हैं। ऐसे लाइट आई और रिफ्लेक्ट कर गई, है ना। कॉमन नॉर्मल से एंगल दे रखे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है? 45 डिग्री। मीडियम ए में जो एंगल है 45 है, और मीडियम बी में कितना दे रखा है एंगल? 60 डिग्री। अब आपको क्या बताना है? फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए बोले तो वी ए बताना है, निकालो। मैं आंसर देख लेता हूँ तब तक, क्या बता रखा है आपने? तो बेटा देखो, स्नेल्स लॉ अगर हम लगाना चाहें तो स्नेल्स लॉ के लिए क्या क्या चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए ए का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए बी का। ठीक है, तो पहले वो निकालो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करते थे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, ये क्या होगा? एन बी की वैल्यू क्या होगी? सी बाय वी बी, और एन ए की वैल्यू क्या होगी? सी बाय वी ए। तो आपको वी ए कैलकुलेट करना है। वी बी क्या आपको क्वेश्चन में दे रखा है? क्या क्वेश्चन में वी बी दे रखा है? स्पीड ऑफ लाइट सी अपॉन 3 सी बाय 3, तो सी डिवाइडेड बाय सी बाय 3। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी क्या आ गया? 3 आ गया, है ना। अब बेटा क्या करो? अब स्नेल्स लॉ लगाओ, और स्नेल्स लॉ लगाकर आप कैलकुलेट करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट वी ए। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए निकालेंगे। आंसर दिख गया यार। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए निकालना है अपने को, ऐसे करेंगे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इनटू साइन ऑफ एंगल विच इज मेड बाय द रे इन ए। ए में कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इनटू एंगल मेड इन मीडियम बी, कितना है? साइन ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें एन बी तो हमने कैलकुलेट कर लिया 3 है, तो एन ए हमें निकालना है सबसे पहले। साइन 45 1/√2, एन बी आपको 3 आपने कैलकुलेट किया, साइन 60 √3/2। एन ए की वैल्यू क्या आ गई इस हिसाब से? फिर आप देखो 3√3/√2। हाँ, 3√3 इंटू √2/2, तो √2 ये आ जाएगा 3√3/√2। और इसको किससे इक्वेट कर दो? एन ए क्या होगा? एन ए विल बी सी बाय वी ए। ठीक है, तो वी ए क्या आ जाएगा? वी ए विल बी 3√3 अपॉन √2c। वी ए इज इक्वल टू, वी ए को इधर ले जाएंगे, c√2/3√3, है ना। तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए आ गया, c इंटू √2/3√3। न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी हो तो 3 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई 8 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। हमारा आंसर ये आ गया √2c डिवाइडेड बाय 3√3। क्या समझ आया बच्चों ये?
यस सर। सर यस सर। ये समझ आया तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ये करो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पड़ गया। इसको खुद से करके दिखाओ मुझे, फिर मैं बताऊंगा, फिर मानूंगा आप क्या कर पा रहे हो। A light ray is incident on a glass sphere, spherical है ये glass, ठीक है, at an angle of incidence 60 degree as shown. Find the angle r dash e and the total deviation after two refractions. दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं देखो। एक तो जब रेयरर से डेंसर जा रही है, यहाँ पे इसको पॉइंट बोल देते हैं, पॉइंट ए, ठीक है, बोल देते हैं यार इसको पॉइंट ए, जहां पर एक तो पॉइंट ए पर हो रहा है रेयरर टू डेंसर, और एक कहाँ हो रहा है पॉइंट बी पर डेंसर टू रेयरर। दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब क्वेश्चन पढ़ के ट्राई करके मुझे बताओ कि कर पा रहे हो कि नहीं। मैं आपको ना 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 3 मिनट आराम से सोचो। इसको कर पाए ना इस क्वेश्चन को, तो फिर आपको फिर और प्रिज्म वगैरह समझने में आसानी रहेगी। अगर हिंट चाहिए हो ना, आपको थक जाओ तो हिंट चाहिए हो तो हैंड रेज करना। सर आर 30 डिग्री आ रहा है। आर 30 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 45 डिग्री। 45 डिग्री नहीं पता यार, आर क्या आ रहा है मुझे, आर की वैल्यू पता नहीं है मुझे। अच्छा स्नेल्स लॉ आपने लगा दिया उसके बाद, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या क्या आया उसके बाद? एन वन साइन 60, साइन 60 45 आ रहे सर। 45 आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि R1 और R2 के बीच में, R1 R डैश के बीच में क्या रिलेशन होगा कुछ? व्हाट विल बी द रिलेशन आपका ना? सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि R और R डैश के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। अगर ये तुमने पता लगा लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया वहीं के वहीं। सर आर और आर डैश इक्वल होंगे इक्वल क्योंकि है। रेडियस है उस स्फेयर का, तो वो दोनों साइड्स इक्वल होंगी। शाबाश, शाबाश भाई, तालियां बजा दो। देखो आप इधर ये क्या होगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा भाई, ये सेंटर है, और ट्राइंगल ओ ए बी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये रेडियस है मान लो, है ना, तो डी बोल देते हैं, सर है ना। डेविएशन 60 डिग्री का होगा। ये डी है, ये डी है, मान लो डी बोल दिया हमने, रेडियस दोनों बराबर है, तो आपके एंगल भी तो बराबर हो जाएंगे, आर एंड आर डैश विल बी इक्वल। इक्वल। ओके सर। आर एंड आर डैश आर इक्वल। अब अब आप निकाल सकते हो, अब डायरेक्टली आर का वैल्यू शायद निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, एंगल ऑफ इमरजेंस अगर ई पता चल गया तो देन फिर तो आप बाद में आर आर निकाल सकते हो, बोला। सर फाइनल आंसर 60 डिग्री आ रहा है। चार आंसर आएंगे इसके। एक तो सर टोटल लेकिन मेरा आर ना 30 डिग्री आ रहा है, 45 नहीं आ रहा। आर 30 आ रहा है, आर 45 आ रहा है, तो अभी करो ना फिर और आंसर्स निकालो, फाइनली देखेंगे, मैं तो करा ही दूंगा, मैच कर लेना, कहाँ दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन में तो सर हमसे टोटल डेविएशन पूछा है ना। हाँ टोटल डेविएशन, टोटल डेविएशन का मतलब क्या है, ई माइनस 60, है ना, एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस 60, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आपको 60 दे रखा है, आर आर डैश और ई पूछा है, ई की वैल्यू पहले निकल गई तो ई में से 60 माइनस कर दोगे, वो आपका टोटल डेविएशन आ जाएगा। पहले आर निकाल, आर आर डैश सर आर 30 डिग्री आएगा और ई भी 30 डिग्री आएगा, और 60 डिग्री तो दे ही रखा है उधर का एंगल, और टोटल डेविएशन भी 60 डिग्री आएगा। टोटल डेविएशन 60 आएगा कि ई 60 आएगा तो डेविएशन 0 आ जाएगा? नहीं सर ई 30 डिग्री आएगा। ई 30 आएगा। चलो देखते हैं, 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूं मैं, इसको करो, है ना, 1 मिनट का टाइम और ले लो। सर आर एंड आर डैश 30 आ रहा है और ई 60 डिग्री।
तो बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। देखो अब पहले हमें पता चल गया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओएबी, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल आर इज इक्वल टू आर डैश। ठीक है, एक बार स्नेल्स लॉ लगाएंगे एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा, n1 इंटू साइन 60 शुड बी इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। Sign up. ठीक है, n1 इंटू साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू n2 इंटू साइन ऑफ आर। Sign of R. ठीक है, फिर स्नेल्स लॉ लगाएंगे पॉइंट बी पर, वहां से क्या पता चलेगा बच्चे, n2 इंटू साइन आर, आर डैश होता लेकिन आर एंड आर डैश आर इक्वल, तो आर ही लिख रहा हूं मैं रिप्लेस करके डायरेक्टली, आर डैश आना चाहिए था यहाँ पे आइडियली, बट मैं आर लिख दे रहा हूँ उसको, इज इक्वल टू n1 इंटू साइन ऑफ ई, एंगल ऑफ इमरजेंस साइन ऑफ ई है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर करता हूँ, तो इनमें कॉमन टर्म आ रही है n2 साइन आर और इधर भी n2 साइन आर, तो यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यार n1 ऑफ साइन 60 इज इक्वल टू n1 ऑफ साइन ई, तो क्या पता चला, ई इज इक्वल टू 60 डिग्री, ई 60 हो गया ना, n1 था कट गया, साइन 60 साइन ई के बराबर, तो ई क्या है, ई 60 डिग्री आ गया, तो आपका ई की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशन उठा लो, मान लो ये इक्वेशन उठा के अब मैं इसमें वैल्यू रख दे रहा हूँ, क्या लिखूं, क्या रखूंगा, n2 गिवन एज √3 साइन ऑफ आर, आर फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू n1, n1 इज 1 इंटू साइन ऑफ ई, यानी कि साइन ऑफ 60 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन आर इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 60 क्या होता है, √3/2 और डिवाइडेड बाय √3, तो ये क्या आ गया, 1/2 आ गया, तो साइन आर इज इक्वल टू 1/2, तो आर क्या आएगा, आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री, तो आर की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। आर डैश क्या रहेगा, दोनों 30, आर एंड आर डैश आर 30, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था 60, एंगल ऑफ इमरजेंस क्या है, इमरजेंस मतलब बाहर निकल रहे हैं, दो रिफ्लेक्शंस के बाद बाहर आया है, तो E इज इक्वल टू 60, टोटल डेविएशन क्या हो गया, डेविएशन 0 हो गया ना भाई, 60 डिग्री पे ही था, 60 पे ही निकल गया, तो डेविएशन क्या हो गया, अरे बोलो, सर 30 डिग्री। देखो सरफेस से अगर मेजर कर रहे हो ना, देखिए अगर आप इस सरफेस से मेजर कर रहे हो यहाँ से, तो ये आपका 60 डिग्री था, क्या बोलते हैं, सॉरी नॉर्मल टू द सरफेस से 60 डिग्री था, यहाँ पे नॉर्मल टू द सरफेस से 60 डिग्री है, तो क्या बोलेंगे टोटल डेविएशन क्या आया, 0। 0 आएगा क्या, या फिर डिग्री अपन आएगा। देखो इनिशियल डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन को ड्रॉ कर लो, ये है, अब अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनिशियल डायरेक्शन ये था और इनिशियल डायरेक्शन से परपेंडिकुलर हम बता नहीं सकते एंगल डेविएशन, तो हम है ना ई और आई कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम वो नहीं निकाल पाएंगे कि कितना मुड़ गया ये, क्योंकि इन दोनों लाइन के बीच में एंगल नहीं पता, इस वाले के और इस वाले लाइन के, इसको शायद अगर हम निकाल पाए तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, दिस इज 60 डिग्री और ये आपका 120 हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या रहेगा, एंगल आर, हाँ ये भी निकल जाएगा, आर आपका है 30, आर भी 30 है, 30 30 60, तो ये भी 120 है, ठीक है, तो ये 120 ही है लाइन। ओके, तो डेविएशन 60 आ गया बच्चों, फिर एंगल ऑफ डेविएशन 60 आ गया, ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस जो है वो इनिशियल रेट से ही एंगल बन रहा है, ठीक है, तो इनिशियली 120 पे था, अब ये 120 से 60 एक्स्ट्रा, तो टोटल डेविएशन जो है वो ई के बराबर ही है, तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन 60 आएगा। ये समझ आया तुम्हें, यार ये 60 था, ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 था, तो बच गया कितना, 120 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे आर आपका 30 था, ये भी 30 था, तो इंटरनल एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल से आपको थर्ड एंगल क्या मिलेगा, 180 माइनस 30 माइनस 30, तो कितना बचा 120। ये दोनों लाइन है, ये 1 और ये 2, ये दोनों 120 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब पैरेलल लाइन से, पहले 6 ये पैरेलल लाइन से, तो इससे 60 डिग्री आपका एंगल आ रहा है, तो इनिशियली द रे वाज इन दिस डायरेक्शन और फिर ये मुड़कर 60 और मुड़ गई यार, है ना, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है, टोटल डेविएशन वो 60 डिग्री का एंगल आ रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस भी 60 है और एंगल ऑफ डेविएशन भी 60 है। समझ आया ये, अरे बोलो,
सर यस सर एक बार ये टोटल डेविएशन वाला थोड़ा सा और बता दो। टोटल डेविएशन का दोबारा बता, देखो इसको मिटा रहा हूँ मैं ना पूरे को। इसको टोटल डेविएशन कैसे पता चलेगा? देखो जो इनिशियल पाथ ऑफ द रे था, इनिशियल पाथ क्या था? हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर, ऐसे रास्ता था इसका। यस सर। तो अगर मैं ये वाला एंगल कैलकुलेट करूँ, ये कितना आएगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री आएगा, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है इधर, ये ट्राइंगल का इंटरनल एंगल? 120 180 माइनस आर डैश। आर और आर डैश आपके कितने आए? 30 आए। तो 180 माइनस 30 तो कितना? 120 डिग्री। यस ठीक है। तो क्या बोले कि इनिशियली जो इनिशियली जो लाइट आ रही थी उसका रास्ता यही था ना, दोनों पैरेलल हो गई ना ये लाइंस। तो इनिशियल यस द लाइट वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन से कितना डेविएट हो गई? ई के बराबर। और जो ई आपका है वो कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन अगर डेल्टा भी पूछे तो डेल्टा ई के बराबर ही है, ठीक है। और एंगल ऑफ एमर्जेंस कहाँ से पता चला? ये जो जगह है ना, यहाँ से कॉमन नॉर्मल भी है, जहाँ पर ये निकली है ना लाइट सरफेस को छोड़कर बाहर, तो ये ब्लू कलर की लाइन उस जगह पे कॉमन नॉर्मल भी है। तो कॉमन नॉर्मल के अकॉर्डिंग तो हमें एंगल ऑफ एमर्जेंस मिल गया। और यहाँ से हमने देखा कि यार 120 था, ये भी 120 है, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी 60 डिग्री ही आया है बाहर निकलते टाइम, ठीक है। यस। चलो भाई, ई तो 60 है, बाकी आपको वैल्यूज ऊपर लिखी दी है तो कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। अब एक कंसेप्ट होता है एपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट। एपरेंट डेप्थ, जैसे मान लो आपने है ना, पानी की टंकी है कोई, उसमें कुछ चीज पड़ी हुई है नीचे, है ना, सिक्का गिरा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट गिरा हुआ है, पानी है ना। तो जब आप उसको देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ऊपर है, जितनी एक्चुअल डेप्थ होती है उससे कम डेप्थ दिखाई देती है, यस सर। है ना। जब बहुत बड़ी टंकी है, मान लो 10 फीट की है, या मतलब बड़ी टंकी है ना, जिसमें आपको ये इफेक्ट ज्यादा प्रोडोमिनेंट दिखाई दे, तो जब आप ऐसे देखते हो तो आपको चीजें तो थोड़ा कम डेप्थ पर दिखाई देती हैं। तो वो कम डेप्थ पे दिखने का मतलब होता है एपरेंट डेप्थ। और इसका रीजन क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से डेप्थ आपको थोड़ी कम दिखाई देती है। तो जो एपरेंट डेप्थ है उसका आपको बस डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए। दैट फॉर्मूला इज कि एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू ट्रू डेप्थ डिवाइडेड बाय रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इंसिडेंट रे का मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम। ये दोनों फॉर्मूला लिख लो एक बार अपने, और फिर एक सीधा फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन करेंगे। डी डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ठीक है। तो एन आई इज द इंसिडेंट रे का जो मीडियम है, और एन आर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। दोनों फॉर्मूला लिख लो, फिर एक क्वेश्चन करोगे समझ आ जाएगा। उतना ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में आया तो। जैसे इस केस में आप देखो कि एयर में अगर आप ऐसे नीचे आंख करके देखोगे, मान लो ऐसे, तो आपको दिखेगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर रखा है बिल्कुल बॉटम मोस्ट सरफेस पे, वो आपकी आंखों से ना ऐसा प्रतीत होगा जैसे नीचे नहीं ऐसे ऊपर है। मतलब ये डेप्थ जो है ना वो आपको दिखाई कम डेप्थ दिखाई देगी। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एपरेंट डेप्थ। फॉर्मूला आपने लिख लिया तो ये क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा। एन ऑब्जेक्ट लाइज 100 सेंटीमीटर इनसाइड वाटर, इट इज व्यूड फ्रॉम एयर नियरली नॉर्मली, फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो ट्रू डेप्थ कितनी दे रखी है, एक्चुअल डेप्थ कितनी है, कितनी गहराई? 100, ठीक है। एपरेंट डेप्थ कम आएगी कि ज्यादा आएगी? कम आएगी। कम आएगी। अब फॉर्मूला याद भी नहीं है, भूल जाओगे, नहीं याद कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आया था कौन सा नीचे आया था। रेशो, ऐसी रेशो से मल्टीप्लाई कर दो इसको कि वो 100 से कम वैल्यू आ जाए बस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशो बनाओ, एयर और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशो मैच करो, और उसको ना ऐसे मल्टीप्लाई कर दो जैसे कि 100 से कम वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हुआ, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो बोल देते हैं कितना है, 1 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है? 4/3। 4/3, ठीक है। तो आप इसको ऐसा करो कि ये 100 को ऐसी रेशियो से मल्टीप्लाई करो कि 100 से कम वैल्यू आ जाए, 75 सेंटीमीटर, है ना। तो मान लो कोई बच्चा ऐसे सोचता है कि n1/n2 कर लो, तो क्या आएगा? 1/4/3। तो इसका तो रेशियो आ गया 3/4। किसी ने गलती से ऐसे कर दिया, मान लो पेपर में याद नहीं है, तो n2/n1 किया, तो क्या आएगा फिर? 4/3 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 तो यार अब मुझे सर बता, ठीक कौन सा फिर ऊपर वाला? अरे तुम छोड़ो ना, फॉर्मूला ही छोड़ो, आपको कम करनी है वैल्यू, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, या डिवाइड कर रहे थे जैसे वो क्या था, d' इज इक्वल टू d बाय
ये रिलेटिव था ना, तो डिवाइड कर रहे हो तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, और तो डिवाइड कर रहे हो तो 4/3 से कर दो, मल्टीप्लाई करो तो 3/4 से कर दो। वैल्यू जो है ट्रू डेप्थ से कम आनी चाहिए। 75 सेंटीमीटर। दोनों फॉर्मूला भूल जाओ तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मूला से कर रहे हो तो आपको ये जो रिलेटिव था वो क्या था, इंसिडेंट रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट वाले में कौन सा है, जिधर से इंसिडेंट हो रही है, बताओ कौन सा है, वाटर। भाई जो आपकी तरफ आ रही है ना, आपकी आंखों की तरफ जो रे आ रही है, वो इंसिडेंट किधर से हो रही है, वाटर की तरफ से, और रिफ्रैक्ट किधर हो रही है, एयर में। आपकी आंखों पे वही रे टकरा रही है ना, जो ऊपर से नीचे आएगी वो थोड़ी जा रही है। जो ऑब्जेक्ट से आई तो इंसिडेंट किधर है, ऑब्जेक्ट की साइड, और आपकी आंखों पर आई है, ठीक है। तो इंसिडेंट किधर था, वाटर की तरफ, तो 4 और डिवाइडेड बाय 3। तो सही तो ये है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, लेकिन छोड़ो ना सही को, डेप्थ जो एपरेंट डेप्थ है वो कम होती है, तो 100 से कम वैल्यू आएगी, तो 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी सही है, 4/3 से डिवाइड करोगे तो भी ठीक है। आंसर आएगा क्या, 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है भाई, डी है आपका 100 था। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड। तो 100 इंसिडेंट किधर से, वाटर की साइड थी, 4/3 डिवाइडेड बाय 1। तो ये क्या आ गया, 100 डिवाइडेड बाय 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ गया, 75 सेंटीमीटर। तो एपरेंट डेप्थ जो है डी डैश वो क्या आएगी, 75 सेंटीमीटर दिखाई देगा। एक्चुअल में जो सिक्का है, जो कॉइन है, वो 100 सेंटीमीटर की डेप्थ पर है। जब आप लेकिन पानी में ऐसे ऊपर से देख रहे हो तो आपको कहाँ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे 75 सेंटीमीटर की गहराई पे रखा हुआ। तो इतना ही क्वेश्चन है, इतना सिंपल सा ये था, ठीक है। इंसिडेंट रे वो होगी जो आपको पानी से आ रही है, तो वाटर की साइड से इंसिडेंट है, और रिफ्रेक्ट हो रही है इंटरफेस पे और फिर आपकी आंखों पर टकरा रही है। तो आपके लिए इंसिडेंट वाला साइड कौन सा होगा, डेंसर मीडियम, जो कि वाटर है। सर हाँ जी, सर अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो भी एपरेंट डेप्थ आएगी। नॉर्मली देखोगे तब भी एपरेंट डेप्थ आएगी, ठीक है। नॉर्मली देखोगे तब भी एपरेंट डेप्थ आएगी। ये इसमें एक कंसेप्ट रहता है, एंगल ना ज्यादा नहीं होता, ये जो एंगल है ना ज्यादा नहीं होता, इसका भी प्रिज्म में भी आपको समझ आएगा कि इसका ज्यादा हम वेरिएशन टेंशन लेते नहीं, वेरिएशन की एंगल का कोई पंगा खत्म हो जाता है। जो डेरिवेशन होता है ना उसमें ये एंगल्स आपके, इनका कोई रोल बचता नहीं है, ठीक है। चलो, अब एक होता है लेटरल शिफ्ट। जैसे आपका स्लैब है, ग्लास स्लैब, तो आपने देखा कि यार लाइट, पहले तो आप देख रहे थे खाली एक सरफेस पे, लेकिन ग्लास स्लैब से क्या होगा कि लाइट कैन पास थ्रू, एक साइड से आई दूसरी साइड निकल सकती है इजीली, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, ग्लास स्लैब को ऊपर से देख रहे हो, आपने ऐसे रख लिया टेबल पे, ग्लास स्लैब को रख लिया, एक साइड से लाइट जला रहे हो और ऊपर से देख रहे हो उसको टॉप व्यू में, ठीक है। तो देखो एक बार लाइट आई, रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर करी, एयर से एंटर करी ग्लास में, तो रेयरर से डेंसर हुई तो किधर मुड़ेगी, अवे फ्रॉम द, सॉरी टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल जो था उसकी साइड मुड़ गई, फिर मुड़कर क्या करेगी, कांच में सीधा सीधा चलेगी चलेगी चलेगी, और फिर एक पॉइंट आएगा, ये दूसरा वाला पॉइंट बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। इस बी पॉइंट पे क्या करेगी, डेंसर टू रेयरर जाएगी, है ना, डेंसर से रेयरर जाएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ फाइनल रिफ्रैक्शन, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे भाई। जितना रेयरर से डेंसर में आई थी, जितना टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई थी, उतना ही जब डेंसर से रेयरर जाएगी उतना ही उल्टा मुड़ जाएगी। तो ये दोनों रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, एक बार पॉइंट इनिशियल पॉइंट पे, फिर दूसरा डेंसर से रेयरर दूसरे पॉइंट पे। इनको पॉइंट ए बी लिख देता हूँ, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, इन दोनों पर 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार पॉइंट ए पर पॉइंट बी पर। इनका जो नेट इफेक्ट आता है, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन 0 हो जाता है, क्योंकि जितना ही नॉर्मल की तरफ मुड़ी थी उससे उसकी ठीक उतना ही एंगल वापस नॉर्मल से अवे मुड़ जाती है, तो डेविएशन नहीं आएगा, बट देयर विल बी अ लेटरल शिफ्ट। ऐसे थोड़ा लाइट शिफ्ट हो जाएगी अपनी जगह को छोड़कर, एंड दैट लेटरल शिफ्ट इज कॉल्ड एज डी। ये जो लेटरल शिफ्ट है ये डी के बराबर होता है, ठीक है, ये डी है। इस डी की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, इसका लंबा सा डेरिवेशन है, अपन उसमें पढ़ेंगे नहीं, फॉर्मूला सिंपल सा है, वो लिख लेते हैं। डी इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर बाय कोस आर, ठीक है। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, किसी भी सरफेस पे ले लो सेम ही है आर, ये दोनों आर बराबर है, ये भी आर ये आर दोनों बराबर है, ठीक है। तो टी इंटू साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कोस आर,
या बोल सकते हैं टी साइन डेल्टा बाय कोस आर, एंगल ऑफ डेविएशन। ये फॉर्मूला लिखो एक बार, डी इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर। इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। तो दो ही चीज होती है ग्लास स्लैब में, एक तो एंगल ऑफ डेविएशन स्नेल्स लॉ लगा के आप निकाल सकते हो, दूसरा लेटरल शिफ्ट निकाल सकते हो अगर की लाइट पास थ्रू कर गई। तो दिस डी इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर, ठीक है। जो लेटरल शिफ्ट है उसकी मिनिमम वैल्यू होगी जब आई और आर बराबर हो जाएंगे, यानी कि कौन सा होता है, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस यानी कि इंसिडेंट रे इज एट 90 डिग्री टू द सरफेस या इट इज अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल जीरो हो गए, दोनों जीरो हो गए तो क्या होगा, लेटरल शिफ्ट है, मिनिमम लेटरल शिफ्ट हो जाएगा। तो मिनिमम लेटरल शिफ्ट मतलब साइन ऑफ जीरो माइनस जीरो साइन जीरो, तो कितना लेटरल शिफ्ट हो गया, जीरो। कोई भी शिफ्टिंग नहीं हुई, ना कोई डेविएशन हुआ, ना कोई रिफ्रैक्शन हुआ, ना कोई शिफ्टिंग हुई। तो दिस इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेटरल शिफ्ट, दैट इज डी मिनिमम इज इक्वल टू जीरो। होगा कब, व्हेन द इंसिडेंट लाइट इज एट नॉर्मल टू द सरफेस या फिर इंसिडेंट लाइट इज अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, तब आपका क्या होगा, डी की वैल्यू मिनिमम होगी और डी मिनिमम इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट कब होगा, जब आई माइनस आर की वैल्यू मैक्सिमम हो, यानी कि साइन कितना हो जाए, साइन थीटा 1 हो जाए, है ना, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट होगा जब आपका ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब है कि बिल्कुल सरफेस से टच होता हुआ जो इंसिडेंट लाइट है वो लगभग पैरेलल टू द सरफेस है। जैसे मान लो आपने कभी ऐसा करा है, ये सरफेस है, टॉर्च जलाई है कभी ऐसे, बिल्कुल ऐसे इसके पैरेलल ऐसा, तो ग्रेजिंग इंसिडेंस को बोलते हैं कि लाइट बिल्कुल सरफेस के ऊपर ऐसे ग्रेज करते हुए जा रही है, ऐसे टच करते हुए जा रही है, तो इट इज लगभग ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो उस समय आपको मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट मिलेगा लाइट में मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट मिलेगा, एंड दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। जो इसकी थिकनेस है ना, इस टी के बराबर होगा। तो डेल्टा मैक्स या फिर डी मैक्स जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, टी के बराबर। और ये कब होगा, इन केस ऑफ ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस है ना, जब लगभग 90 डिग्री पर इंसिडेंट रे होगी तब आपका मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट मिलेगा। तो इसको ऐसे देखेंगे तो ये लगभग 90 पे आई, रेयर से डेंसर जा रही थी तो कॉमन नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, है ना, तो बिल्कुल पैरेलल नहीं जाके थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी। एंगल ऑफ डेविएशन जो आपको डेल्टा मिलेगा वो थोड़ा सा मिल रहा है, इट इज स्लाइटली डेविएटेड टुवर्ड्स दिस नॉर्मल। जो नॉर्मल है ना ये इसकी तरफ थोड़ा सा मुड़ गई है, तो थोड़ा सा मुड़ने से क्या होगा, ये बहुत दूर तक जाएगी। अगर आपका ग्लास स्लैब बहुत लेंथी है तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट कैन ओनली बी अप टू द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। तो जो ग्लास स्लैब है उसके थिकनेस के बराबर आपका मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इनिशियली इधर जा रही थी, फिर फाइनली निकली तो भी वो लगभग 90 डिग्री पे निकल गई। तो कितना शिफ्ट हुआ लाइट के शिफ्ट हुआ, ये थिकनेस के बराबर। पहले ऊपर वाले सरफेस के पैरेलल जा रही थी, जब बाहर निकली तो नीचे वाले सरफेस के पैरेलल जाने लगी, तो शिफ्ट कितना हुआ, थिकनेस के बराबर। हाँ जी, कन्हैया ने हाथ ऊपर किया था, बोलो। नो सर, डाउट नहीं है, गलती से हो गया सर। ठीक है, तो ये समझ आया ना कि थिकनेस के बराबर क्यों आया, क्योंकि इनिशियली इट इज Yes, sir. पैरेलल टू द टॉप सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब, फिर थोड़ा सा डेविएट करेगी वापस, फिर ये डेल्टा से इंसिडेंट ये इधर डेल्टा एंगल इधर रहेगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका ये बनेगा, ये आर है, फिर वापस फिर से वो लगभग 90 डिग्री पे निकल जाएगी। तो शिफ्ट कितना हुआ, थिकनेस के बराबर। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ लेटरल शिफ्ट आपका 0 होगा जब आपका नॉर्मल इंसिडेंस है, और मैक्सिमम वैल्यू कैन बी द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब जबकि आपका ग्रेजिंग इंसिडेंस है, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला है स्क्रीन पर, क्वेश्चन है, आंसर बताओ। फाइंड द लेटरल शिफ्ट ऑफ द लाइट रे while it passes through a parallel glass slab of thickness 10 centimeter
placed in air, the angle of incidence in air is 60 degree and the angle of reflection is 45. Angle of refraction 45, angle of incidence 60, और आपको बताना है लेटरल शिफ्ट, तो t sin i minus r डिवाइडेड बाय cos r, ठीक है। इसकी वैल्यू बताओ, थोड़ा मैथमेटिक्स लगेगा इसमें, बाकी कोई टेंशन है नहीं। 1 माइनस कोस टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस कोस टू थीटा, फॉर्मूला लिख लो जो लगेगा, 1 माइनस कोस टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन ऑफ 15 डिग्री आपको निकालना पड़ेगा, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा, हाफ एंगल फॉर्मूला जो होता है ना, साइन ऑफ 1 माइनस कोस टू थीटा, तो कोस टू थीटा में 2 थीटा रखोगे तो कोस 30 आ जाएगा, कोस 30 की वैल्यू आपको याद रहती है, तो 1 माइनस कोस टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। करो अब इसको, फाइनल आंसर जिसका आ जाएगा हैंड रेज कर लेंगे, जिनका फाइनल आंसर आ जाएगा तो हैंड रेज कर लेना। शाबाश बेटा, नया सीखा आ गया आंसर, कन्हैया का भी आ गया। गिवन वैल्यूज लिख दे रहा हूं मैं तुम्हारे लिए ना, यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज है उनको लिख दे रहा हूँ। थिकनेस ऑफ द स्लैब इज 10 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 45 डिग्री, आई माइनस आर इज 15 डिग्री, ठीक है। तो वैल्यूज अब आई माइनस आर, अपना पंगा क्या है ना इसमें, बाकी तो सब कुछ सीधा सीधा है, अपने को क्या करना है, साइन ऑफ आई माइनस आर यानी कि साइन ऑफ 15 डिग्री निकालना है, ये हमारा चैलेंज है। इसको निकालने के लिए आपको हाफ एंगल फॉर्मूला भी बताया, 1 माइनस कोस टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, यूज करो और बताओ फटाफट से। सब लोग सॉल्व करेंगे है ना, कोई खाली मत बैठो, बहुत आसान सवाल है, मैथमेटिक्स लगाना है, कर लो यार इसको। अरे आया तो आंसर हैंड रेज करेंगे, अगर आंसर आ गया तो हैंड रेज करो बेटा सब, जिनका आंसर आ गया हाथ ऊपर रखो, हाथ हैंड रेज करके रखो, ऐसे थोड़ी एक क्लास में जैसे अपन करते हैं, एक बार स्विच दबा के छोड़ दो। साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा, साइन ऑफ 15 डिग्री सर √3 - 1/√2। √3 - 1/√2, शायद सही है ये आंसर है ना, साइन ऑफ 15 डिग्री √3 - 1/√2। चलो इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं ना, सॉल्व करके निकाल लेते हैं इसको। 2 थीटा है, 2 थीटा इज 30 डिग्री, तो 1 माइनस कोस 30 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री, है ना। थीटा इज 15 डिग्री, थीटा को Yes, sir. थीटा ये है हमारा, थीटा इज इक्वल टू आई माइनस आर। अब देखो डिवाइड कर लेते हैं, साइन स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 माइनस √3/4, 2 माइनस √3/4। अब अंडर रूट कर लेंगे साइन 15 निकालने के लिए, क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस √3/4, तो √3 - 1/√2, ये कैसे निकाल दिया, गलती कर रहा हूँ क्या मैं,
सर मैंने तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया क्या कैसे किया साइन ए माइनस बी? और साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए वाला। साइन ए माइनस, अच्छा तो फिर ए माइनस बी को क्या रखा आपने वहां पे? 60 और सर 45 60 माइनस दे रखा 5 minus 30. ठीक है, तो इसको सॉल्व करके शायद ये भी आ सकता है। ठीक है, तो अपन तो यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको यही रखते हैं। ये भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला 2 माइनस रूट 3/4 साइन 15 अगर अंडर रूट 2 माइनस रूट 3/4 आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, अपन ऐसे भी रख सकते हैं इसको। ठीक है, जो आपने किया हो सकता है वो भी सही है, क्योंकि वो मेरे को वैल्यू ठीक लग रही है यार साइन 15 की। ठीक है, न्यूमेरिकली शायद दोनों वैल्यू सेम आएंगी। तो आपको साइन 15 अगर मिल गया तो उसके बाद फिर सिंपल है कि d इज इक्वल टू 10 इंटू, देखो 10 ही रख देंगे कि सेंटीमीटर में अपना d आ जाएगा, और साइन की 15 की जो भी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कोस ऑफ r, r इज 45, कोस 45 कितना होता है 1/√2 है ना। तो ये आपका ऐसा आ जाएगा इंटू ये आपका है अंडर रूट 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 2 है ना, सॉरी रूट 2 नहीं बाई 2, 4 का तो अंडर रूट कर सकते हैं ना 2, इसको करोगे तो आपका ऐसा आ जाएगा 10/10 रूट 2 माइनस रूट 3 बाय रूट 2। तो डी ऐसा कुछ आ जाएगा, मतलब डी की वैल्यू आप इजीली निकाल पाओगे। हाँ जी कन्हैया, एड्रेस किया हुआ है। अच्छा ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट अपना क्या था, अपने को साइन 15 निकालना था। ठीक है, तो साइन 15 निकालने के लिए जो मैंने वैल्यू निकाल रखी है वो तो ये अंडर रूट 2 माइनस रूट 3/4, हो सकता है रूट 3 माइनस 1/√2 वो भी सही वैल्यू हो। ठीक है, रूट 3 माइनस 1 लग तो रहा है सही वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे भी 2 माइनस 1.7 समथिंग बाई 4 का अंडर रूट। ठीक है, इस तरीके से आप लेटरल शिफ्ट निकाल सकते हो। मिनिमम वैल्यू ऑफ लेटरल शिफ्ट 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू विल बी थिकनेस ऑफ द स्लैब के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल स्लैब होना चाहिए, पैरेलल ग्लास स्लैब, तभी ये सब कुछ वैलिड है। पैरेलल ग्लास स्लैब का मतलब है कि जो इसका अपर सरफेस है और जो बॉटम सरफेस है दोनों अपने आपस में पैरेलल होंगे, है ना, तभी ये वैलिड है। चलो, अगर कंपोजिट स्लैब होगा, जैसे मान लो एक स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0 है, दूसरे का n1 है, तीसरे का n2 है, n3 है, ऐसे बहुत सारे स्लैब आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, n0 है एयर का, जिसमें मीडियम है, जिसमें ऑब्जर्वर है हमारा एयर का या वैक्यूम में जहां पर ऑब्जर्वर है। फर्स्ट स्लैब का n1, सेकंड स्लैब का n2, थर्ड स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n3, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है जी, फर्स्ट स्लैब का थिकनेस d1, सेकंड स्लैब का d2, थर्ड स्लैब का d3। तो इस केस में जो लेटरल शिफ्ट होगा वो कैलकुलेट कर सकते हो, d डैश इज इक्वल टू d1 बाय relative refractive index of n1, d2 by relative reflex of n2, d3 by relative refractive index of n3। और ये n1 ये क्या है, n1 रिलेटिव क्या होगा n1 by n0, n2 रिलेटिव क्या होगा n2 by n0। एयर है तो 1 रख दो, एयर नहीं है कुछ और मीडियम है तो उसकी वैल्यू रख दो, n3 रिलेटिव विल बी n3 by n0। ठीक है, तो सिंपली आपको लेटरल शिफ्ट को ऐड करना है, एक स्लैब ने थोड़ा शिफ्ट किया, दूसरे ने दूसरा किया, तीसरे ने थोड़ा और कर दिया, सबको ऐड कर दो तो टोटल लेटरल शिफ्ट आपको मिल जाएगा। इन द लाइट एंटर्स दिस कंपोजिट स्लैब, और जब ये लीव करेगी तो कितना लेटरल शिफ्ट हो गया, दैट विल यू विल गेट एस डी डैश। ठीक है, तो सबको ऐड कर दो। कंपोजिट स्लैब में अपने को बस ये ध्यान रखना है कि ये आपको ऐड करना है सभी वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला है, थोड़ा ध्यान रखोगे, एक बार पढ़ लोगे तो याद रह जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल देखो बेटा, जब हम कहीं पे लाइट को इंसिडेंट करते हैं, जैसे I1 एंगल पे इंसिडेंट हुई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R मिल गया। ठीक है, क्रिटिकल एंगल हम पढ़ेंगे जनरली ऐसे पढ़ते हैं कि डेंसर टू रेयरर मीडियम लाइट जाती है, तो व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम तो वो डेविएट किस तरफ होती है, इट डेविएट्स टुवर्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रेयरर डेंसर से रेयरर जाएगी तो डेविएशन कहाँ होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर R1 की वैल्यू ज्यादा है कि I1 की वैल्यू ज्यादा है, विच इज ग्रेटर, I1 बड़ा है R1 बड़ा है ना, क्योंकि थोड़ा डेविएट हो गया तो R1 इज नथिंग बट डेल्टा प्लस I1 है ना, थोड़ा एंगल ऑफ डेविएशन प्लस इंसिडेंस एंगल। ठीक है,
अब मैं I2 को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, I2 को बढ़ा दिया मैंने, पहले I1 पे इंसिडेंट थी, अब मैंने क्या किया, थोड़ा और एंगल I2 बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया, तो R2 और बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर I1 को और बढ़ा दिया, तो एक एंगल ऐसा आएगा इंसिडेंस एंगल, जब ये जो लाइट है ना, रिफ्रेक्टेड लाइट, ये पैरेलल टू द सरफेस हो जाएगी, यानी 90 डिग्री पर आ जाएगी, है ना। आपने अंदर से रिफ्रेक्ट इंसिडेंस की लाइट और वो बिल्कुल पैरेलल टू द सरफेस रिफ्रेक्टेड एंगल आ गया आपका, यानी कि जो है R इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया रिफ्रेक्ट एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, कॉमन नॉर्मल से 90 डिग्री पर। तो जो इस पर्टिकुलर केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल एट विच द रिफ्रेक्टेड लाइट एमर्जेस पैरेलल टू द सरफेस, द रिफ्रेक्टेड लाइट एमर्जेस पैरेलल टू द सरफेस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अब ये कंसेप्ट आया क्यों, देखो यूज क्यों हो रहा है, ये यूज इसलिए हो रहा है कि अगर आप क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा वैल्यू बढ़ा दोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दोगे, तो क्या होगा, अब ये लाइट जो है अंदर की तरफ ही आने लग जाएगी, जैसे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से भी ज्यादा हो गया, यानी अब लाइट बाहर जा ही नहीं रही है, लाइट क्या हो गई, अंदर की तरफ ही रिफ्रैक्ट हो गई है, इंसिडेंस हुई, सरफेस पे आई और अंदर की तरफ ही रिफ्रैक्ट हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट तो आपकी सर इस केस में रिफ्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। रिफ्रैक्शन हो तो रिफ्रैक्शन ही रहा है, बट आपका क्या हो गया, अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट बैक हो गई आपकी लाइट। अच्छा ओके सर। ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मीडियम तो ये ट्रांसपेरेंट है, बट रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट अपन क्या बोलते हैं ना, जनरली रिफ्लेक्शन अपन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बात करते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आपका एंगल का कोई पंगा नहीं है, जितने पे डालोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस उतने पे ही एमर्ज कर जाएगा। बट यहाँ क्या है, यहाँ पे दिस सरफेस विल एक्ट लाइक अ मिरर, बट कब, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो हो तो रिफ्लेक्शन ही रहा है, बट ड्यू टू फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के कारण रिफ्लेक्शन जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसीलिए इसको बोला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन नहीं होता, रिफ्लेक्शन। तो लाइट क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे अगर आपने इंसिडेंट करी तो पूरी की पूरी लाइट डेंसर मीडियम के अंदर ही वापस मुड़ गई है ना। तो इसको बोलेंगे अपन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी में वो फाइबर ऑप्टिक वाला कंसेप्ट और ये सब यूज होता है कि लाइट बाहर नहीं जाती है मीडियम से, अंदर के अंदर मुड़ती जाती है, बाउंस करती जाती है, ठीक है। यस सर। तो दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कब ऑब्जर्व होगा, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है, वो एंगल जिस पर लाइट जो है 90 डिग्री पे एमर्ज कर जाए। तो 90 इज द लिमिटिंग कंडीशन, अब उससे ज्यादा करोगे तो 90 से भी ज्यादा हो जाएगी, फिर अंदर के अंदर लाइट आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब ये आपका हो गया क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट। अब आप स्नेल्स लॉ से जो है ना, स्नेल्स लॉ से आप इसको रिलेट करके आप इजीली वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। अभी करवाएंगे आपको क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैलकुलेट। यहाँ पे आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला होता है, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स n2 बाय n1, साइन इनवर्स n2 बाय n, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा क्रिटिकल एंगल का, ठीक है। अब इसको यूज करके वी विल फाइंड आउट द critical angle for this, the maximum angle that can be made in the glass medium if a light ray is refracted from glass to vacuum। यहाँ पे critical angle की वैल्यू निकालनी है आपको, करो। फॉर्मूला क्या बताया था आपको मैंने, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स n2 बाय n1, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दिया मैंने, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स n2 बाय n1, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। लाइट आपकी डेंसर से रेयरर में जाएगी तभी ये कंसेप्ट यूज होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस रेयरर मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, साइन इनवर्स nr बाय nd, या फिर साइन इनवर्स n2 बाय n1 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। सर साइन इनवर्स 2/3। साइन इनवर्स 2/3 तो सिंपल है इसका ना, आपका 3/2 या 2/3 आ जाएगा वैल्यू। इसमें Yes sir. क्रिटिकल
इज इक्वल टू साइन इनवर्स, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 1 बाय डेंसर का कितना है 3/2, 1 ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया साइन इनवर्स 2/3 2/3, तो यही आंसर है इसका यार, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। अगर क्रिटिकल इससे ज्यादा, अगर इंसिडेंस एंगल साइन इनवर्स 2/3 से ज्यादा होगा तो फिर क्या हो जाएगा TIR हो जाएगा, है ना। तो दिस इज द दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल जिस पर आपका लाइट एमर्जेस पैरेलल टू द सरफेस, है ना, बिल्कुल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है जी। चलो ये क्वेश्चन और करो। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ मीडियम if light is incident on interface in vacuum making angle equal to twice the critical angle, ठीक है। तो इंसिडेंट लाइट जो है वो 2 टाइम्स द क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हुई है, तो मीडियम का क्या बताना है, आपको बताना है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 2 टाइम्स द क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल आप राइट साइड वाले फिगर से निकाल लो पहले उसकी वैल्यू, देन सब्स्टिट्यूट एंगल ऑफ इंसिडेंस एज 2 टाइम्स द क्रिटिकल एंगल इन द पहला वाला फिगर एंड देन गिव मी द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू कैलकुलेट करके। जैसे आंसर आएगा हैंड रेज करना, ठीक है। ये क्वेश्चन और करा देता हूँ, एक क्वेश्चन और करेंगे फिर छोड़ दूंगा आपको ना, तो बाकी मैम पढ़ा देंगे। सर क्रिटिकल एंगल तो 30 डिग्री आ रहा है। क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री आएगा, ठीक है। क्रिटिकल एंगल तो आप इजीली निकाल लोगे, यस सर, इंसिडेंस 60 LD आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 आपका सीधा सीधा 30 आ रहा है। क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर आपको दिया हुआ है क्या है, साइन इनवर्स, रेयरर एयर है, डेंसर आपका जो भी मीडियम है उसका 2 दे रखा है। क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, डिग्री तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ये है, ये 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 2 × 30, ये आपका 60 डिग्री आ गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखे हैं, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे जिससे आप निकाल सकते हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कौन सा फॉर्मूला होगा, क्या स्नेल्स लॉ से निकल जाएगा, यस सर। लगाओ फिर। क्या होता है n1 इंटू साइन i1 साइन i, n2 इंटू साइन, मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर ही एंगल जो है वो सीधा सीधा है। याद भी ना हो तो बस ये याद रख लो, जिधर का मीडियम उधर का ही एंगल। सर साइन इनवर्स √3/4 शाबाश अक्षय मौर्य, आकाश मौर्य, शाबाश बेटा, बढ़िया आया। आप बता रहे थे बेटा क्या आया आंसर, सर साइन इनवर्स √3/4 साइन इनवर्स √3/4, सही है ना। अपन वैल्यूज बस पुट करेंगे, अब देखो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं यार। क्या दिया हुआ है आपको, n1 इंटू साइन ऑफ i, क्योंकि n1 की साइड कौन सा एंगल है, i एंगल है, n2 की साइड कौन सा एंगल है, r एंगल है, तो स्नेल्स लॉ यही होता है। वैल्यू डालो, n1 की वैल्यू 1, साइन i कितना है √3/2 इन 60 डिग्री, और n2 आपका 2 है, और आपको साइन r निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन r इधर से आ जाएगा, साइन r इज इक्वल टू √3/2 इंटू 1/2, फिर √3/4 आ गया, तो r क्या आ गया, r इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/4, ठीक है। तो ये आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा। देखो इसमें अच्छी बात क्या है ना, देखो ऑप्टिक्स के अंदर आपको कुछ बच्चे होपलेस हो गए होंगे, जिनको समझ आना बंद हुआ होगा क्या हो गया, और कुछ बच्चों को अच्छा लगता है, मतलब ये इसमें बेनिफिट भी है इस चैप्टर में कि यहाँ पे कैलकुलस नहीं आएगा, ये बेनिफिट है। कैलकुलस क्यों नहीं आएगा बताओ, कैलकुलस से रिलेटेड क्वेश्चन देखा आपने कोई भी इसमें अभी तक, नो सर। नहीं देखा, क्यों नहीं आता,
क्योंकि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है ना, तो मोस्टली स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो स्ट्रेट लाइन में क्या अपन ट्राइंगल वगैरह लगा के सिमिलैरिटी वगैरह इससे सब कुछ सॉल्व हो जाता है ना। तो इसलिए किसी भी केस में आपका यहाँ कैलकुलस आने वाला नहीं है। एक लिमिटेड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं और एक लिमिटेड वैरायटी ऑफ फॉर्मूलाज हैं जो अगर आपने याद कर लिए तो ऑप्टिक्स से अगर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कम से कम 2 भी आ सकते हैं, तो वो 2 क्वेश्चन आप कर पाओगे आराम से। तो जिनको कैलकुलस से थोड़ा घबराहट होती है उनके लिए बढ़िया चैप्टर है ये, ठीक है। तो इसका कुछ फायदा भी नुकसान भी है। कुछ बच्चों को यही नहीं समझ आता कि इमेज कहाँ चली गई, ऑब्जेक्ट क्या चला गया, वर्चुअल एंड डायरेक्ट क्या होता है, रियल इन्वर्टेड क्या होता है, वो सब घबरा जाते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लमेटिक है ना। बट मेरे एक्सपीरियंस में थोड़े लिमिटेड से करोगे तो ये आपका इजीली कवर अप हो सकता है चैप्टर, ठीक है बेटा। अब ओके सर। आगे देखते हैं प्रिज्म। इसके बाद प्रिज्म है, ठीक है, तो इसको मैम करा देंगे, ये मैं नोट्स दे दूंगा, ओके सर। थोड़ा पढ़ भी लेना, मैं पूरा शेयर कर दूंगा आपको। तो ये प्रिज्म है, ठीक है। इसके बाद इस प्रिज्म का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता देंगे कि डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो प्रिज्म के एक ही स्लाइड में सारे। इसके बाद मिनिमम डेविएशन ज्यादातर क्वेश्चन आता है निकालने का, 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, ये आप कल करा देंगे, बाकी मैम आपको क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है। तो अब है आज जो पढ़ाया उसमें ओके सर। 3 फॉर्मूले थे और 5-6 क्वेश्चंस थे। आपको समझ आया वो जो पढ़ा हमने? यस सर, आ गया। ठीक है, तो अब ये समझ आया कि फाइबर ऑप्टिक्स में बाहर क्यों नहीं जाती लाइट, बिकॉज ऑफ क्यों नहीं जाती, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसा लाइट जाएगी बाउंस बैक करके दूसरे सरफेस पर स्ट्राइक करेगी, देखो ऐसे इधर स्ट्राइक करेगी, अरे लाइट आपकी इधर स्ट्राइक करेगी, फिर ये एंगल जो है ये कुछ आर के बराबर आएगा, फिर वापस चली जाएगी, फिर से ऊपर जाके स्ट्राइक करेगी इसके सरफेस पे, फिर वापस। तो लाइट है ना ऐसी तोड़ फोड़ मचाते हुए इधर उधर स्ट्राइक करते हुए आगे चली जाएगी और फिर फाइनली रिसीविंग पॉइंट पर इसको रिसीव कर लिया जाएगा एज अ लाइट सिग्नल, ठीक है। तो ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जिसकी वजह से लाइट ट्रांसफर हो जाती है। और सबसे अच्छा एप्लीकेशन कहाँ पे हो रहा है, आपका वाईफाई राउटर अगर ब्रॉडबैंड वाला है ना, फाइबर ऑप्टिक वाला है, तो उसकी जो केबल होती है ना, पतली सी तार होती है व्हाइट या येलो कलर की, यस सर, यस सर। इसी उसमें से लाइट आती है, उसमें लेजर होता है ना, लेजर के फॉर्म में लाइट आती है और यहाँ पे लाइट के फॉर्म में सिग्नल रिसीव होता है, देन इट इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसको हम बोलते हैं वाईफाई, है ना, 2.5 गीगाहर्ट्ज 6 गीगाहर्ट्ज, तो वो है। तो ऐसा होता है आपका कंसेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा। क्लास को यही खत्म कर